Hello students, मैं श्रीमती वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर, बीएससी सेकेंड ईयर, केमिस्ट्री सेकेंड, यूनिट फर्स्ट में आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ा है कि अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी पदार्थ के द्वारा इस रीजन की विकिरण का अवशोषण कर उनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होता है और ये ट्रांजिशन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर होता है और इस ट्रांजिशन के परिणाम स्वरूप एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम कहा जाता है और ये स्टडी अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। आज के टॉपिक में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि ये ट्रांजिशन कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स इस ट्रांजिशन में भाग लेते हैं और ये जो ट्रांजिशन है ये पदार्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिग्मा के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स की भी उपस्थिति होती है। और इसके अलावा अन्य कुछ कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन आदि परमाणु पाए जाते हैं, उनके अंदर सिग्मा पाई के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, क्योंकि इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। अतः हम आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि जब प्रकाश के तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण कर पदार्थ स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं तो 200 से 800 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र में लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में अणु में इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर से दूसरे इलेक्ट्रॉनीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है। क्योंकि ये स्पेक्ट्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन से बनते हैं, अतः इन्हें अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। अब तरंग यांत्रिकी ने दो परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से दो आणविक कक्षकों का बनना समझाया है और तरंग यांत्रिकी के अनुसार कि जब दो परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन करके आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं, उनमें से एक आणविक कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बंदी आणविक कक्षक कहलाता है, जबकि दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी विपरीत बंदी आणविक कक्षक कहलाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम ऊर्जा स्तर का होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स परमाणुीय कक्षकों से भी अधिक ऊर्जा वाला कक्षक होता है। जब कोई अणु बनते हैं तो बंध में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन बंधक कक्षकों में जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि कार्बनिक पदार्थ में दो प्रकार के बंध पाए जाते हैं, मुख्य रूप से सिग्मा एवं पाई बंध। तो वे इलेक्ट्रॉन जो सिग्मा बंध बनाने में काम में लेते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्गली बंधे होते हैं, उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरी तरफ पाई बंध बनाने में काम में लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और वे अपेक्षाकृत कम मजबूती से बंधे रहते हैं। इन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन को क्रमशः सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है और इन्हीं में ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कुछ पदार्थों में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं जो किसी भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते, उन्हें बंधहीन अथवा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कार्बनिक अणु जिनके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन परमाणु विद्यमान हो तो उनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के रूप में अबंधी इलेक्ट्रॉन
पाए जाते हैं और इन्हें एन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन बंदी कक्षकों में ऊर्जा अवशोषण कर उत्तेजित हो जाते हैं और विपरीत बंदी कक्षकों में चले जाते हैं। सिग्मा एवं पाई बंधों से संबंधित एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो कि अधिक ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं उनको सिग्मा स्टार तथा पाई स्टार कक्षकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, अतः इनसे संबंधित कोई भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होता। जब एक अणु अल्ट्रावायलेट या विजिबल क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों में कई प्रकार के संक्रमण होते हैं। जैसा कि आप इस पेज पर एक नीचे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल डायग्राम एक बनाया गया है, उसमें आप देख रहे हैं कि मुख्य रूप से 4 प्रकार के ये ट्रांजिशन होते हैं, जिनमें पहला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण, दूसरा है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तीसरा है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और चौथा है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब ये मुख्य जो 4 प्रकार के ट्रांजिशन हैं, इस एनर्जी लेवल डायग्राम में आप ये भी देखें कि नीचे में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शो हो रहे हैं सिग्मा तथा पाई, फिर उसके बाद नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें पाई स्टार तथा सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर पर स्थित होता है। अब इन्हें हम अलग अलग प्रकारों को अलग अलग पढ़ेंगे कि किस प्रकार के पदार्थ की प्रकृति होती है और उनमें किस प्रकार का ट्रांजिशन पाया जाता है। सबसे पहले लेते हैं हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अणु में परमाणुओं के साथ बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं, अतः इस प्रकार के संक्रमणों के लिए भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संक्रमण अल्ट्रावायलेट रीजन के फार अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि कम तरंगदैर्ध्य वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि इनमें ऐसे पदार्थ जिनमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हीं में इस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है। जैसे मेथेन और एथेन का हम एग्जाम्पल लें तो मेथेन 125 नैनोमीटर पर और एथेन 135 नैनोमीटर पर इस प्रकार का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। सेकेंड टाइप हम ले रहे हैं नेक्स्ट N2 सिग्मा स्टार संक्रमण। अब जैसे कि इसके हेडिंग से ही स्पष्ट होता है कि ऐसा पदार्थ जिनके अंदर या ऐसा संतृप्त यौगिक जिनके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति भी हो, तभी N2 सिग्मा स्टार संक्रमण की संभावना बनती है। तो वे संतृप्त यौगिक जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं से युक्त समूह एकल बंध से जुड़े होते हैं, उनमें N2 सिग्मा स्टार संक्रमण पाया जाता है। अब ऐसे कौन से परमाणु हो सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। अब इसमें ऊर्जा की किसमें अधिक आवश्यकता होगी? अगर इन दोनों सिग्मा टू सिग्मा स्टार और N2 सिग्मा स्टार को अगर हम कंपेयर करते हैं तो N2 सिग्मा स्टार संक्रमणों में सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमणों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः जो इसमें अवशोषण परामैंगनिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत ऊंची तरंगदैर्ध्य में होता है, यानी जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है
वो लॉन्गर वेवलेंथ की ओर प्राप्त होता है। जैसे हम एग्जांपल देखें, ये दो उदाहरण, मेथिल अल्कोहल और मेथिल आयोडाइड। तो मेथिल अल्कोहल का 174 नैनोमीटर पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि मेथिल आयोडाइड में यही 258 नैनोमीटर पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रकार है इसमें, वो है पाई टू पाई स्टार संक्रमण। अब ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे यौगिक जिनमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति होती है, उन्हीं में पाई टू पाई स्टार संक्रमण की संभावना होगी। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति होती है, उनमें पाई टू पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। तो इस प्रकार से यह संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें पाई कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात असंतृप्त यौगिकों में, जैसे कि जिनमें कार्बन कार द्विबंध की उपस्थिति हो, कार्बन कार्बन त्रिबंध की उपस्थिति हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स C डबल बॉन्ड O या साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, एजो कंपाउंड्स एटसेट्रा। पाई टू पाई स्टार संक्रमण में एक पाई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहुंचता है। अब अगर इसमें ऊर्जा स्तर हम देखते हैं कि किसमें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है और किस प्रकार के संक्रमण में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, तो इस प्रकार के संक्रमण के लिए, यानी पाई टू पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा N2 सिग्मा स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम, परंतु N2 पाई स्टार संक्रमण के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है। और ये जो संक्रमण, इस प्रकार के संक्रमण से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल दोनों ही क्षेत्रों में स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। चौथे प्रकार का संक्रमण है वो है N2 पाई स्टार संक्रमण। अब ये भी इसके संक्रमण के प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की भी उपस्थिति है, तो उनमें N2 पाई स्टार संक्रमण की पूरी संभावना पाई जाती है। तो इस प्रकार का संक्रमण उन यौगिकों में होता है जिनमें नॉन बॉन्डिंग तथा पाई दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। और इस प्रकार के संक्रमण में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कार्बोनिल समूह वाले जो कंपाउंड्स हैं वो 279 नैनोमीटर पर स्पेक्ट्रम बनाते हैं और इनमें N2 पाई स्टार संक्रमण पाया जाता है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है कि इस प्रकार के स्पेक्ट्रम तकनीक के लिए विलायक के रूप में किन्हें प्रयुक्त किया जाता है। तो कुछ यौगिक जिसमें से हैं संतृप्त एल्केन, अल्कोहल, ईथर्स आदि, जो कि 200 से 800 नैनोमीटर के क्षेत्र में अवशोषण बैंड नहीं देते। आप इसे विशेष रूप से नोट करें कि ऐसे संतृप्त एल्केन, अल्कोहल, ईथर्स जो 200 से 800 नैनोमीटर के क्षेत्र में अवशोषण बैंड नहीं देते हैं, इनका प्रयोग
स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक में विलायक के रूप में किया जाता है। तो अन्य जो भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इस विलायक के सहायता से उन सभी का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से इन चारों प्रकार के संक्रमण में हम देखते हैं कि एक बात स्पष्ट होके सामने आती है कि वे संक्रमण जिनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे शॉर्टर वेवलेंथ की ओर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जबकि दूसरी तरफ जिनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वे लॉन्गर वेवलेंथ की ओर पाए जाते हैं और वहीं उनका स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण बैंड यानी एब्जॉर्प्शन बैंड जो प्राप्त होता है उसमें ब्रॉडनिंग हो जाती है, यानी ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका मुख्य कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के साथ साथ अणु में पाए जाने वाला वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल ट्रांजिशन। मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ अणु में उपस्थित वाइब्रेशनल तथा रोटेशनल संक्रमण, कंपनिक तथा घूर्णात्मक संक्रमण। ये जो दोनों संक्रमण हैं, जो वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन है, इन ट्रांजिशंस को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से अलग नहीं किया जा सकता। और यही मुख्य कारण है कि पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड की प्राप्ति होती है, क्योंकि इन ब्रॉड बैंड्स में 3 प्रकार के ट्रांजिशन संयुक्त रूप से उपस्थित होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन। तो कोई भी जो एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होता है उसकी 2 मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहले होती है उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी, तथा दूसरी होती है उसकी पोजीशन यानी उसकी स्थिति। तो किसी भी एब्जॉर्प्शन बैंड की स्थिति को लैम्डा मैक्सिमम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा उसकी इंटेंसिटी को एप्सिलन मैक्सिमम से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हमने 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी किया। पहला था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड सेकंड जो छोटा बट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, वो है ब्रॉडनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स। सो थैंक यू।